हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकीवाद। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पारिस्थितिकीवाद का अर्थ। पारिस्थिति शब्द अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। ओकियस अर्थात घर या रहने का स्थान तथा लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार आवास जहाँ जीवन बसता है उसकी पारिस्थितिकीय या पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन तथा वैज्ञानिक विवेचन करना ही पारिस्थिति का उद्देश्य है। पारिस्थितिकीवाद जिसका उपयोग 1870 में सबसे पहले जर्मन भाषा के जर्मन प्राणीशास्त्री अंश हैकल ने किया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पारिस्थितिकीवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। वो है जर्मन भाषा के प्राणीशास्त्री अंश हैकल के द्वारा। और कब किया गया था? 1870 में। वह एक पूर्णतया वैज्ञानिक शब्दावली का हिस्सा था जिसका तात्पर्य पशुओं और जीवों का अध्ययन करना था। अब हम जान लेते हैं पारिस्थितिकीवाद की परिभाषा। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो कि जीवों के एक दूसरे से संबंध तथा उन तत्वों का अध्ययन करता है जो पर्यावरण के अंग है। देखिए इनके अनुसार पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो कि जीवों का, जितने भी जीव हैं उनका एक दूसरे से क्या संबंध है। इसके अलावा उन तत्वों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है जो कि पर्यावरण के अंग हैं। उसके बाद में टेलर के अनुसार, टेलर कहते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो सभी जीवों को संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए टेलर कहते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो कि सभी जीवों का, यानी जितने भी पर्यावरण में जीव है सभी का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है कि उनका पर्यावरण के साथ में क्या क्या संबंध है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन पारिस्थितिकीवाद में किया जाता है, ऐसा टेलर का मानना है। अब हम जान लेते हैं पारिस्थितिकीवाद की कुछ विशिष्टताओं के बारे में, यानी कुछ विशेषताओं के बारे में। पारिस्थितिकीवाद की विशेषता इस बात में है कि यह पहली ऐसी राजनीतिक विचारधारा है। देखिए पहली चीज़ है यह एक राजनीतिक विचारधारा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों को बदलने, राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास करती है। यानी मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध है वो किस प्रकार से राजनीतिक रूप लेते जा रहे हैं, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। यह मानती है कि इन संबंधों के बदलते स्वरूप मानवीय समाज की राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे पर्यावरण बदल रहा है वैसे वैसे जो मानवीय समाज की जो राजनीति है वो भी प्रभावित हो रही है। राजनीति भी इन संबंधों को प्रभावित करती है, यानी राजनीति पर्यावरण को प्रभावित करती है, जो पर्यावरण है हमारा वो राजनीति को प्रभावित करता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसकी मुख्य धारणा यह है कि मानव समाज को अपनी स्थिति के लिए पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है और आधुनिक औद्योगिक समाज ऐसा करने में असफल हो रहा है। यानी आज आप अपने देश से ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे देश की पॉलिसीज़ बन रही हैं उनमें किस तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही नई नई नीतियाँ बनाई जा रही है, पर्यावरण के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राजनीति पर्यावरण को प्रभावित करती है और पर्यावरण भी राजनीति को उतना ही प्रभावित करता है। E.F. शूमेकर की पुस्तक, देखिए शूमेकर की बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है और ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कौन सी है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें लिखा है कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था जिस आधार पर टिकी है वह अपने अतिवादी दृष्टिकोण से उसे ही समाप्त कर रही है। ये आप अच्छे से देखोगे। ग्रीन विचारधारा के अनुसार पृथ्वी के जो पूर्व पूंजी स्रोत हैं और जिस पूंजी का रूप लेते हैं वह न उत्पन्न किए जा सकते और ना ही हम इनमें वृद्धि कर सकते। यानी ग्रीन विचारधारा यह मानते हैं कि जितने भी पृथ्वी के अंदर जितने भी पूंजी के स्रोत हैं ना तो हम उन्हें फिर से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उन्हें हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऐसा व्यापार जो कि पूंजी को निरंतर समाप्त कर रहा है, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा, वह एक अच्छा व्यापार नहीं माना जा सकता। इस अर्थ में औद्योगिकीकरण ऐसे ही असफल व्यापार का उदाहरण है। ग्रीन विचारधारा यह मानती है कि विकसित राष्ट्र जो औद्योगिकीकरण में बहुत आगे हैं वह केवल अपने समाज के औद्योगिकीकरण तक सीमित न होकर अन्य विकसित राष्ट्रों को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। इस प्रकार की अंधी दौड़ का नतीजा
पर्यावरण संतुलन के बिगड़ने में होगा। यानी जितना एक दूसरे से लोग विभिन्न देश क्या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि विकास की दौड़ में कौन आगे निकले, किसके ज़्यादा उद्योग हों, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और निरंतर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रकार के पर्यावरण संकट का समाधान केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस समस्या का आरंभ राजनीतिक निर्णय होता है तथा इसका समाधान राजनीतिक तरीकों से ही करना होगा। यानी जो आज हमारे समय ये पर्यावरण की समस्या आ गई है, तो इसका उचित समाधान हम उचित राजनीतिक निर्णयों से ही निकाल सकते हैं। डॉब्सन के अनुसार 2 प्रमुख दृष्टिकोणों में इन्हें विभाजित किया गया है, जिन्हें वह अधिकतमवाद और अल्पमतवाद कहते हैं। अधिकतमवादी इस राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि उसे संगठित और संकीर्ण रूप प्रदान करना चाहिए। उनके अनुसार सभी प्रकृति संबंधी विचार को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। यानी जितने भी प्रकृति संबंधी विचार हैं उनको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, केवल कुछ ही विशिष्ट बातों को इसमें शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर जो अल्पमतवादी विचारधारा है, इस विचारधारा को नरम तरीके से परिभाषित करते हैं और उसे गत्यात्मक रखते हुए कई प्रकार के विचारों को इसमें शामिल करने की वकालत करते हैं। अल्पमतवादी पर्यावरण की समस्या को केवल 20वीं शताब्दी और आधुनिकता की देन नहीं मानते, अपितु इसे एक शाश्वत समस्या मानते हैं। यानी ये जो समस्या चली आ रही है पर्यावरण की, यह केवल कुछ ही वर्षों की नहीं है, आजकल की नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही है। उनके अनुसार पर्यावरण आंदोलन में विभिन्न अन्य चीज़ें भी आवश्यक हैं, जिससे अलग अलग स्तरों पर पर्यावरण बचाने का प्रयास किया जा सके। यानी इन्होंने बताया कि सिर्फ कुछ ही उपायों से, हमें 1-2 उपायों से पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि हमें बहुत सारे उपायों से ही इसका समाधान करना होगा, जिससे अलग अलग स्तरों पर पर्यावरण बचाने का प्रयास किया जा सके। दूसरी ओर जो अधिकतम मतवादी इस समस्या को गंभीरता से इंगित करते हुए राजनीतिक पर्यावरणवादी विचारों को अधिक सुगठित बनाने पर जोर देते हैं और ग्रीन आंदोलन को अधिक अतिवादी बनाने की आवश्यकता को इंगित करते हैं। यानी ये जो अधिकतमवादी है, पर्यावरण को बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में लेते हैं और इसको एक हम कह सकते हैं राजनीतिक निर्णयों से ही इसे सही करने के लिए हमें समाधान सुझाते हैं। उनके अनुसार इन दोनों दृष्टिकोणों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीवाद के मध्य का अंतर भी जाना जा सकता है, जहाँ पर्यावरणवादी पर पर्यावरण को सुधारने का बल देते हैं। यानी जो पर्यावरणवादी हैं वो पर्यावरण को सुधारने पर बल देते हैं, वहीं पारिस्थितिकीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों को जानने और उनका विश्लेषण करने पर बल देते हैं। यानी जो पारिस्थितिकीवादी हैं वो पहले ये कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारण हैं, कौन कौन से आर्थिक कारण हैं जिनके कारण कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले उन कारणों को जानो और उनका विश्लेषण करो, तब हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे। जहाँ पर्यावरणवादी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उद्योग में थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, वहीं जो पारिस्थितिकीवादी हैं इसके पर्यावरण क्षति के राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों को जानने और उनका निवारण करने पर बल देते हैं। जहां पर्यावरणवादी ऐसी क्षति को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों में थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, वहीं पारिस्थितिकीवादी पृथ्वी विकास के प्रतिमान में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। यानी जो पर्यावरणवादी है वो क्या कहते हैं कि जो क्षति हो रही है पर्यावरण की उसको नियंत्रित किया जाए, उसके लिए वो कहते हैं कि जो उद्योग हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, जबकि जो पारिस्थितिकीवादी हैं वो पूरी तरह से उनमें आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। यानी उद्योगों को पूरी तरह से बंद कर दो, विकास की प्रक्रिया को रोक दो और पर्यावरण को बनाए रखो। यह मुख्यतः बड़े स्तर पर पर्यावरण को होने वाली क्षति के बारे में जनता को जागरूक करना चाहते हैं जो पारिस्थितिकीवादी हैं, और मानते हैं कि उनका कर्तव्य इतना है कि वे क्षति को दूर करने के लिए किसी राजनीतिक विचारधारा को संगठित करने और राजनीतिक नेतृत्व पर नियंत्रण करने का कार्य नहीं करते हैं। यह मुख्यतः रूप में कार्य करते हैं, यानी आगे आकर कार्य करते हैं और प्रयास करते हैं कि स्थापित राजनीतिक दलों में ग्रीन मुद्दों को महत्व दिया जाए। यानी सरकारों के द्वारा भी, जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा भी जो ग्रीन मुद्दे हैं, पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, उनको उठाया जाए और विशिष्ट पर्यावरणीय
क्षति की घटनाओं को रोकने के बारे में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाए। पारिस्थितिकीवाद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। एंड्रयू डॉब्सन के अनुसार 3 प्रमुख स्रोत माने जा सकते हैं। एंड्रयू डॉब्सन इसके 3 प्रमुख स्रोत मानते हैं, किसके? पारिस्थितिकीवाद के। कौन कौन से? पहला स्रोत बहुत सामान्य है, जिसमें हम उन सब व्यक्तियों या परिस्थितियों को सम्मिलित करते हैं जो विकास के मार्ग पर सोचने चलने के लिए आधुनिक ग्रीन आंदोलन के विचारों से सहमत होते हैं। यानी जो पहला स्रोत होता है वो क्या है? जो ग्रीन आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन है, उनके विचारों से पूरी तरह से सहमत है। विलियम मॉरिस जैसे कौशल को महत्व देने वाले विचारक प्रकृति से समीपता बनाए रखने पर बल देते। वो कहते हैं कि जो हम प्रकृति से जितनी समीपता बनाए रखेंगे, हमारा पर्यावरण उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद में दूसरा स्रोत है पारिस्थितिकी विज्ञान के इतिहास को दूसरा प्रमुख स्रोत उन विचारों को द्वारा प्रदत्त किया गया जो थॉमस माल्थस के प्रमुख तर्क से प्रभावित हुए। देखिए, थॉमस माल्थस का कौन सा तर्क था? इनके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि रेखागणितीय होगी और खाद्य पदार्थों की जो उत्पादन होगा वो अंकगणितीय आधार पर होगा। फिर से देखते हैं माल्थस का तर्क क्या है। जनसंख्या की वृद्धि रेखागणितीय होगी और खाद्य पदार्थों का उत्पादन अंकगणितीय होगा। यानी जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से होगी? जैसे कि हम कह सकते हैं रेखागणितीय, यानी जैसे 2 × 2 × 2 × लेकिन अगर हम बात करें खाद्य पदार्थों की किस प्रकार से वृद्धि होगी? 2 + 2 + 2 + ऐसे करके। यानी जनसंख्या की तो वृद्धि तेज गति से होगी, लेकिन उतनी तेज गति से जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी वृद्धि नहीं होगी। इससे क्या होगा? आकार बढ़ता जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में इस प्रकार के अध्ययन किए गए कि प्राकृतिक स्रोतों की समाप्ति की क्या संभावनाएं हैं और इस कारण पृथ्वी को एक सावयव के रूप में देखने का दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। 1980-90 के दशक में जब ग्रीन आंदोलन अपने चरम पर था, तब विकसित देशों में इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही थी कि ओजोन सतह समाप्त हो रही है और वैश्विक उष्णता एक वास्तविकता बनती जा रही है, और यह माना गया कि मानवीय गतिविधियों से पृथ्वी का वायुमंडल दबाव में आ रहा है और उसके सामर्थ्य से बाहर इसका दोहन किया जा रहा है। यानी इतनी पृथ्वी की सामर्थ्य नहीं है जितना कि उसका दोहन किया जा रहा है, इसलिए उसको तत्काल रूप से रोकना आवश्यक है, अन्यथा यह मानव जीवन के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। अब पारिस्थितिकी विज्ञान का तीसरा स्रोत समसामयिक पर्यावरण की दुर्घटनाओं से मिलने वाली चेतावनी है। हालांकि पर्यावरणीय दुर्घटनाएं हमेशा से होती रही है, ऐसा नहीं है कि ये केवल कुछ ही वर्षों में भी, बल्कि पहले से ही होती रही है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि को मानवीय कृत्य का परिणाम माना जा रहा है, जो सर्वव्यापी जीवन व्यवस्था को विखंडित कर रहा है। 1960 और 70 के दशक में पारिस्थितिकीवाद के संदर्भ में गंभीर अध्ययन किए गए और लेखकों ने समाज और प्राकृतिक विश्व के मध्य संबंधों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। राचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक, देखिए ये एग्जाम में पूछी गई है कई बार, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछी गई है और इसके अलावा नेट के एग्जाम में तो पूछी ही जाती है। कौन सी है? राचेल कार्सन की पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, जो कि 1962 में आई थी। में इस बात को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया गया कि पारिस्थितिकी संबंध कमजोर होते जा रहे हैं, यानी जो मनुष्य के पर्यावरण से संबंध हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं, और यदि मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं किया तो यह मनुष्य के भविष्य के लिए आत्मघाती होगा। पारिस्थितिकीवाद सैद्धांतिक पक्ष। पारिस्थितिकीवाद 2 प्रकार के समूह में विभक्त हैं, जिन्हें आर्नेनास के शब्दों में ऊपरी और गहन पारिस्थितिकीवाद के रूप में विभाजित किया गया है। यद्यपि यह विभाजन मूल्य आधारित है और दोनों में केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही अंतर किया जा सकता है, व्यावहारिक स्तर पर इनमें अंतर नहीं किया जा सकता। पारिस्थितिकीवादी व्यवहार स्थानीय सीमाओं से आरंभ होता है और फिर धीरे धीरे वैश्विक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। पहले ये स्थानीय समस्याओं को देखता है कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है। इसके बाद में धीरे धीरे यह एक देश से दूसरे देश में बढ़ता जाता है और दूसरे देशों की समस्याओं पर भी यह ध्यान केंद्रित करने लगता है।
स्थान विशेष की प्रदूषण समस्या, स्वच्छ वायु और जल की समस्या तथा घटती हरियाली की समस्या पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करती है। धीरे धीरे यह चित्र वैश्विक स्तर पर वैश्विक उष्णता के प्रश्न, अम्लीय वर्षा की चिंता के रूप में व्यक्त होती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो पर्यावरण की समस्या है, अम्लीय वर्षा की समस्या है या घटती हुई हरियाली की समस्या है, जल की समस्या, ये सब केवल कुछ विशेष क्षेत्रों की, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्याएं हैं। विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण के लिए संकट पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। प्रत्येक देश दूसरे देश में पर्यावरण बचाने के बारे में अधिक चिंतित है, यानी वो कहता है कि दूसरे देश का जो पर्यावरण बचाओ, अपने स्वयं के देश की पर्यावरण की समस्या को वह विकास का नारा देकर गैर महत्वपूर्ण मानता है। आप भी देख सकते हो अमेरिका जैसे देशों का एग्जाम्पल लेकर कि कैसे वो दूसरे देशों पर थोप रहे हैं पर्यावरण के, जो पर्यावरण की चिंता है, पर्यावरण की समस्या, वो दूसरे देशों के ऊपर थोप रहे हैं, बल्कि वो अपने यहाँ पर उसको कम करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को अलग करना इसी बात का संकेत देता है कि किस प्रकार से अपने उद्योगों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि जो पर्यावरण की समस्या है उनको विशेष रूप से विकासशील देशों के ऊपर थोप दिया जा रहा है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर एक समान सोच वाले पर्यावरण बचाओ नीति को स्वीकार करना बहुत दुष्कर कार्य हो गया है। पीटर सिंगर ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्होंने अपनी पुस्तक, देखिए पीटर सिंगर की पुस्तक है कौन सी है, एनिमल लिबरेशन, जो कि 1974 में आई थी। इसमें इन्होंने सभी पशुओं से समान व्यवहार करने पर बल दिया और इसी आधार पर हम सभी मनुष्यों से समानता का व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद में पीटर सिंगर के अनुसार समानता का अधिकार जीवन के कष्ट सहने की क्षमता पर आधारित है, उसी से संबंधित है जीवन जीने का अधिकार। इसके बाद में रीगन की पुस्तक है द केस फॉर एनिमल राइट में पशुओं को अधिकार देने की वकालत की है। देखिए रीगन की पुस्तक है द केस फॉर एनिमल राइट, इसमें वो जितने भी पशु हैं उनको अधिकार देने की बात करते हैं। पारिस्थितिकीवादी मुख्य रूप से सावयव जीवन की कल्पना करते हैं। सावयव जीवन का मतलब हम कह सकते हैं मनुष्य की तरह जीवन जीने की कल्पना, और सभी तर्क जीवन की अनुनासिकता पर आधारित होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब इससे जुड़े हुए हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1, जनसंख्या की वृद्धि रेखा गणितीय होगी और खाद्य पदार्थों की जो उत्पादन है वो अंक गणितीय होगा। यह कथन किसका है, अभी आपने पढ़ा था, तो ये है उत्तर 4 थॉमस माल्थस का। इसके बाद में प्रश्न 2 है, पारिस्थितिकीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है। मैं ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन 1 है मृदा आंदोलन, ऑप्शन 2 ग्रीन आंदोलन, ऑप्शन 3 रक्षक आंदोलन, ऑप्शन 4 है फ्रांस आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ग्रीन आंदोलन। यह पारिस्थितिकीवाद से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण आंदोलन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।